नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआर से लेकर सज़ा होने तक की पूरी प्रोसेस। दोस्तों, एफआईआर दर्ज करना सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत आता है। जब भी कोई कॉग्निजेबल क्राइम यानी गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, लूट आदि होती है तो सबसे पहले पुलिस सीआरपीसी की धारा 154 के तहत केस दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद मुजरिम की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी से 60 अथवा 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर मामले में 10 साल या उससे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान हो तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का वक्त मिलता है, जबकि 10 साल से कम सज़ा वाले मामलों में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिनों का समय मिलता है। इस दौरान पुलिस छानबीन करती है। चार्जशीट सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत आता है। गैंग रेप और हत्या जैसे मामलों में 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है और इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है। चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती है। उसमें से पहले ए, दोनों पार्टियों का नाम, बी, सूचना की प्रकृति जिसे नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन कहते हैं, सी, उन लोगों के नाम जो मामलों की परिस्थितियों से परिचित है, डी, क्या किसी अपराध का होना प्रतीत होता है और यदि ऐसा है तो किसके द्वारा, ई, क्या एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है, एफ, क्या वह अपने बंधन पर रिहा हुआ है और यदि हाँ तो या जिम्मेदारी पर या बिना किसी जिम्मेदारियों के, जी, क्या उन्हें धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है, एच, क्या महिला की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट अटैच्ड की गई है जहां जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376B, 376C या 376D के तहत किसी अपराध से जुड़ी है। चार्जशीट के बाद आरोपियों को उसकी कॉपी दी जाती है और फिर चार्ज पर बहस होती है। चार्ज पर बहस के बाद आरोपियों को या तो आरोप मुक्त किया जाता है या फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है और अगर वह गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन आमतौर पर गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वह ट्रायल केस फेस करेगा और फिर केस में ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल, आरोप और बचाव। ट्रायल के दौरान सबसे पहले सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर्स ने जिन गवाहों की लिस्ट अदालत में सौंपी होती है उनके बयान होते हैं। उनके मुख्य बयान यानी मेन स्टेटमेंट के बाद आरोपी एक एक कर उनसे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अगर सरकारी गवाह मुकर जाए तो फिर सरकारी वकील खुद उनसे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर्स की गवाही के बाद आरोपी को अपने बचाव का मौका दिया जाता है और तब प्रत्येक आरोपी अपने बचाव में बयान दर्ज करता है। इस बयान के दौरान उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में उससे सफाई मांगी जाती है और आरोपी अपनी सफाई पेश करता है। आरोपियों के बयान के बाद उनके द्वारा गवाह पेश किए जाते हैं। बचाव पक्ष यानी डिफेंडेंट्स के गवाहों के बयान के बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से आखिरी दलीलें पेश की जाती है। फैसला यानी डिसीजन। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है और फिर जजमेंट की तारीख पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अदालत के फैसले में अगर किसी आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके कंफर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी हाईकोर्ट भेजी जाती है। अगर उम्र कैद आदि की सज़ा होती है तो फिर उसके कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। अपील हाई कोर्ट में फांसी के मामले में कंफर्मेशन के लिए जो रेफरेंस आता है उसी दौरान अपील दाखिल की जाती है और अपील पर भी साथ ही सुनवाई होती है। हाई कोर्ट से अगर फांसी की सज़ा कन्फर्म हो जाए तो फिर मामले में मुजरिम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अर्जी खारिज होने के बाद वह रिव्यू पिटीशन
और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाती है। दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन, रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद मुजरिम राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर विचार करने के बाद फैसला देते हैं। दया याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट सरकार के आग्रह पर डेथ वारंट जारी करती है। इसमें फांसी की तारीख और वक्त तय होता है। फिर जेल में मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाता है।